सन 1958 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था मुजरिम और फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर और गीता बाली। लेकिन फिल्म के पोस्टर पर हीरो हीरोइन की जगह चेहरा छपा सिर्फ फिल्म के संगीतकार का। एक और खास बात वो ये कि फिल्म के निर्देशक का पूरा नाम था ओपी रल्लन, मगर उनका भी पोस्टर पर सिर्फ सरनेम लिखा गया, यानी डायरेक्टेड बाय रल्लन। कारण था कि दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं दो बार ओपी नाम देखकर। जी हाँ, क्योंकि उस फिल्म के संगीतकार का भी नाम ओपी था, यानी ओंकार प्रसाद नैयर उर्फ ओपी नैयर। ओपी नैयर बचपन में पढ़ाई में थोड़े ढीले थे। बचपन में माँ बाप ओपी से कहते कि पढ़ाई कर लो, तो ओपी झल्ला कर कहते, लगता है आप लोग हमारे असली माँ बाप नहीं हैं। पिता ने एक संगीत शिक्षक के पास भेजा तो किसी बात पर शिक्षक ने बुरी तरीके से उन्हें डांटा और पिटाई करने की कोशिश भी की। ओपी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं यहाँ संगीत सीखने आया था, तुम्हारी मार खाने नहीं। बस उसके बाद कभी भी कहीं भी संगीत की परंपरागत तालीम हासिल नहीं की। बचपन से ही संगीत में रुचि के चलते लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। रेडियो पर मेहनताना भी 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हुआ और फिर 30 रुपए प्रति कार्यक्रम। ओपी हालांकि बहुत कम उम्र में पैसे कमाने लगे थे, मगर उनके माँ बाप को वो सब पसंद नहीं था। मैट्रिक की परीक्षा में भी कुल 850 नंबरों में से सिर्फ 302 नंबर लाकर पास हुए थे। आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पिता ने जोर डाला तो मजबूरन कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, मगर परीक्षा में बैठे ही नहीं, फीस के पैसों से शराब पी ली। औरतों का आकर्षण भी ऐसा रहा कि हीरा मंडी जैसे इलाकों में भी जाना शुरू कर दिया था, जो उस वक्त पुराने लाहौर में तवायफ बस्ती के नाम से बदनाम था। जिगर के पार हुई, प्यार ने ली अंगड़ाई। ये ओपी नैयर का बेबाक अंदाज था कि वो हर किसी से उलझ जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन घनघोर आलोचक ये भी मानते हैं कि उनकी तमाम नकारात्मक बातों पर पर्दा डालने का मन करता है, क्योंकि संगीत की जादूगरी कुछ ऐसी थी कि मन कहता था ओपी नैयर तुम सा नहीं देखा। 1947 के देश के बंटवारे के बाद वो जिद्दी लड़का भारत के पंजाब आता है और फिर पंजाब से बम्बई। कमाल ये कि लड़का फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार बनना चाहता था, खूब नाम कमाना चाहता था, मगर ना तो परंपरागत संगीत की कोई तालीम ली थी और ना ही कुछ खास अनुभव था। पास में कुछ था तो वो थी उसकी जिद और उसकी अकड़। 1947 के बाद जब ओपी नैयर ने अपना स्ट्रगल शुरू किया तो उस वक्त आजाद भारत में शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन जैसे मजे हुए और तालीम हासिल किए हुए संगीतकार चर्चा में थे। ऐसे में एक नए लड़के के लिए एक संगीतकार के रूप में अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं था। अपने स्ट्रगल के दौरान ओपी नैयर ने भी खूब हाथ पैर मारे, कुछ काम भी मिला, मगर वो सब काफी नहीं था। उस समय के कई फिल्मकारों को लगता था कि नैयर में वो बात नहीं है। घर वालों को पता चला कि कामकाज ठीक नहीं चल रहा है तो वापस पंजाब बुला लिया और शादी तय कर दी। किस्मत देखिए कि शादी वाले दिन ही 19 मई 1951 को उन्हें एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम भेजा था उनके भाटिया नाम के एक दोस्त ने दिल्ली से, जिसमें लिखा था कि बंबई आ जाओ, तुम्हें एक बड़े प्रोड्यूसर दल सुख पंचोली अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। खैर, शादी के बाद प्रोड्यूसर दल सुख पंचोली से मुलाकात की और 700 रुपया प्रतिमाह पर नौकरी स्वीकार की। दरअसल पंचोली प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर भी बनने जा रहे थे। फिल्म का नाम था आसमान। ये काम मिला तो तुरंत ही आज की फिल्मों के जाने माने निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता के यहाँ से भी बुलावा आ गया। राजकुमार संतोषी के पिता का नाम था पीएल संतोषी। पीएल संतोषी भी उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था छम छमा छम। इस फिल्म का एक गाना आज भी लोकप्रिय है। वो गाना है आना मेरी जान संडे के संडे। आना मेरी जान संडे के संडे। आना मेरी जान संडे के संडे।
इतना ही नहीं, उस वक्त के एक महान फिल्मकार गुरुदत्त भी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था बाज। किस्मत की हैट्रिक देखिए कि बंबई ने ओपी नैयर को सामने से बुलाकर झोली में 3 फिल्में दे दी। मगर अफसोस, ये तीनों फिल्में आसमान, छम छमा छम और बाज पूरी तरह से फ्लॉप हुई और ओपी नैयर मुश्किल में आ गए। उस वक्त ओपी बंबई के एक होटल में रह रहे थे। ओपी के पास अपनी नवजात बेटी के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। होटल वालों का भी मोटा बिल हो गया था। फाइनली इस बार बंबई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन सोचा जाने से पहले अपना कुछ बकाया पैसा फिल्मकारों से लेता चलूं। तो ओपी गुरुदत्त के घर पहुंच गए। फिल्म बाजी के संगीत के लिए 3000 रुपया लेना बाकी था, मगर गुरुदत्त ने साफ कहा, मेरी फिल्म असफल हो गई है, फ्लॉप हो गई है। मेरे पास अभी आपको देने के लिए 3000 तो क्या 3 रुपए भी नहीं है। ओपी नैयर खुद परेशान थे। गुस्से में गुरुदत्त साहब को भला बुरा कहा। यह झगड़ा चल ही रहा था कि गुरुदत्त के घर के बाहर उस जमाने के नामचीन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के कपूर आए। के कपूर ने दोनों के बीच हो रहे झगड़े का कारण समझा और वो ओपी को एक कोने में ले गए। हाथ में 100 रुपए रखे और कहा कि नीचे मेरी कार खड़ी है, आप अपने होटल तक जाएं, पत्नी को जरूरत का सामान खरीद कर दीजिए और वापस गुरुदत्त के घर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। असमंजस में ओपी वो 100 रुपए लेकर निकल गए। बच्ची के लिए दूध वगैरह खरीदा, होटल में पत्नी से 5 मिनट मुलाकात की और फिर वापस गुरुदत्त के घर के लिए निकले। जैसे ही ओपी नैयर गुरुदत्त के घर पहुंचे, गुरुदत्त मुस्कुराए और कहा, नायर मेरे साथ एक और पिक्चर करोगे? ओपी चौंक गए। इससे पहले कि वो हाँ या ना कुछ कहते, गुरुदत्त ने उनके हाथ पर 2000 रुपए रख दिए। गुरुदत्त बोले, इन पैसों में से 1000 पुराना उधार चुकता कर रहा हूँ, तो 1000 नई फिल्म का एडवांस है। कहाँ तो बंबई छोड़ने की नौबत आ चुकी थी और कहाँ एक नई फिल्म मिल गई थी, साथ ही 2000 रुपए नगद। गुरुदत्त की वो फिल्म अपने नाम की तरह ओपी नैयर के लिए आर या पार साबित होने जा रही थी। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। गुरुदत्त की फिल्म आर पार बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सभी गाने बहुत ज्यादा पसंद किए गए। ओपी नैयर की जिंदगी में आर पार के बाद भी संघर्ष तो रहा, मगर कम। मगर अब लोग काबिलियत पहचान चुके थे कि बंदा स्वभाव का थोड़ा टेढ़ा जरूर है, पैसे भी ज्यादा चार्ज करता है, मगर काम में दम है। ओपी नैयर ने अपने फिल्मी सफर में न जाने कितने गीतकारों और गायकों के साथ काम किया। गायिका आशा भोसले के साथ तो उनके प्रेम के किस्से भी सुनाई दिए, मगर कभी भी लता मंगेशकर के साथ काम ही नहीं किया। 50 और 60 के दशक में इंटरनेट तो दूर की बात है, घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था। फिल्मों के शौकीन लोग फिल्मों के कलाकारों को तो जानते थे, मगर किसी संगीतकार को शक्ल से नहीं पहचानते थे। मगर ओपी की लोकप्रियता का आलम ये कि जनता उन्हें फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह चेहरे से पहचानती थी। बस ओपी नैयर के आज के एपिसोड में इतना ही। बॉलीवुड नारद फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होगा। जय हिंद।